नमस्कार, एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुपुर जारोली जैन। चलिए टॉप 20 न्यूज की शुरुआत करते हैं। मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार सुबह 10 बजे होगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के कार्यकाल का आखिरी विस्तार होगा। साल 2014 में मोदी सरकार के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद ये मंत्रिमंडल में तीसरा फेरबदल होगा और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने टैक्स अफसरों से कहा कि वो अपना वर्क कल्चर सुधारे और 2022 के लिए टारगेट फिक्स करे। दिल्ली में पीएम मोदी ने राजस्व ज्ञान संगम का इनॉग्रेशन भी किया। वृंदावन में आरएसएस की बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। पहले सत्र में जम्मू कश्मीर के हालातों पर मंथन किया गया। इस बैठक में मोहन भागवत, अमित शाह और श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। वृंदावन केशव धाम में आरएसएस की समन्वय बैठक आज दूसरा दिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस बैठक में शामिल होंगे, जबकि खबरों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी समन्वय बैठक में जा सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश दौरे का आज आखिरी और दूसरा दिन है। राष्ट्रपति कोविंद आज दिल्ली लौटने से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान सीएम राजे ने पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 3 सितंबर को रामदेवरा जाएंगी। सीएम के रामदेवरा दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। रामदेवरा में सीएम बाबा रामदेव समाधि का दर्शन करेंगी। उसके बाद करोड़ों की राशि के बने पैनोरमा का लोकार्पण भी करेंगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में 5 सितंबर से मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने आईटीबीपी के जवानों के लिए योगा कैंप लगाया और आज सुबह बाबा ने आईटीबीपी के जवानों को कई प्रकार के योगासन भी सिखाए। बाबा रामदेव के मुताबिक योग से जवान फिट रहेंगे। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और 7 जवान घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की बस पर हमला किया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक बीएसएफ जवान शहीद हुआ। सीज फायर उल्लंघन पूंछ सेक्टर के बलनोई एरिया में हुआ। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड का एक हिस्सा कोंडली नहर में जा गिरा, जिसकी वजह से कई बाइक और स्कूटी सवार महिला नहर में डूब गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के कई जिलों में बिजली गिरने से करीब 9 लोगों की मौत हुई और 6 लोग घायल हुए। ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। गुरुग्राम में देर रात एक कार में अचानक से आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। डेरा प्रमुख राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। हनीप्रीत पर राम रहीम को भगाने की कोशिश का आरोप है। हनीप्रीत को ढूंढने के लिए पुलिस नेपाल बॉर्डर तक गई। तेल कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में 8 रुपए और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 74 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नई दरें लागू हो गई है। नैनीताल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क ने एक छोटा जेट प्लेन बनाया है, जो भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदा की जानकारी दे सकता है। कुर्बानी का पर्व बकरीद आज मनाया जा रहा है। शिया और सुन्नी समुदाय के धर्मगुरुओं ने सुबह 9 बजे मस्जिदों में बकरीद की नमाज का ऐलान किया। इस दिन बकरी की कुर्बानी देने के बाद भी नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज करने के बाद भी कुर्बानी दी जा सकेगी। अब खबरें विस्तार से। खबर श्रीनगर से मिल रही है। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें, एक आतंकी ढेर हुआ है और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की बस पर यह हमला किया था। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से मिल रही है। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है, आपको बता दें, और इस हमले में एक आतंकी ढेर हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ की। इस दौरान एक आतंकी ढेर हुआ है और सुरक्षा बलों ने, आपको बता दें, आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की बस पर यह हमला किया था।
और श्रीनगर के पंथा चौक के पास हुए आतंकी हमले में एक पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गए। इस हमले में 8 पुलिस वाले भी घायल हुए, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है पंथा चौक के पास आतंकियों ने पुलिस दस्ते पर फायरिंग की थी और हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने ली। और दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड में कूड़े की पहाड़ का एक हिस्सा गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की चपेट में वहां से गुजर रही एक स्विफ्ट कार और एक स्कूटी भी आ गई और कूड़े के ढेर के साथ ही पास के कोंडली नाले में गिर गई थी। आपको बता दें, नाले में 7 लोगों के गिरने की खबर मिली थी, जिसमें से 5 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक लड़की समेत 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। नाले में गिरी गाड़ी भी निकाल ली गई है। गाजीपुर में ये कूड़े का डंपिंग ग्राउंड है, जहां से पूर्वी दिल्ली का सारा कूड़ा लाकर डंप किया जाता है। ये गाजीपुर का वो आप मलबा का स्थान दे सकते हैं, जो जिस जगह से वो मलबा जो है यहाँ से आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पे है और वहाँ से वो मलबा नीचे गिरा और नीचे गिरने की वजह से ये जो आप नहर देख रहे हैं, यहाँ की पानी में इतनी फोर्स आई कि वो पानी की रफ्तार जो है इस सड़क पे पड़ा और यहाँ सड़क पे जो चल रही थी गाड़ी वो बाकायदा यहाँ से पलटते हुए वो दूसरे नहर साइड में गिरा। यहाँ वक्त में मैं कुछ NDRF के जो अधिकारी हमारे साथ में हैं, पवन कुमार यादव हमारे साथ हैं, ये बताइएगा हादसा किस तरह से हुआ, कितने लोगों को आप लोग यहाँ से निकाले? सर हादसा ये जो कचरे का ढेर लग रहा है, ये बारिश के कारण यहाँ कुछ स्लाइडिंग होगी और स्लाइडिंग के कारण ये कचरे का ढेर इस तरफ आ गया और उसके बाद जो ये व्हीकल्स वगैरह जो यहाँ से रनिंग कर रहे थे वो व्हीकल्स उसमें उसकी चपेट में आ गए और वो जो पानी में उसमें गिर गए हैं और उससे इंजर्ड हो गए, जिसमें से 5 इंजर्ड और 2 डेड बॉडी निकाली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, ETV न्यूज़, दिल्ली। और टीम मोदी का नया चेहरा रविवार को सामने आने वाला है। ये टीम किस फॉर्मूले पर बनने जा रही है, कौन कौन से लोग होंगे, कौन आउट और किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका फैसला लगभग हो चुका है। राजीव प्रताप रूडी स्किल डेवलपमेंट मंत्री, फगन सिंह कुलस्ते स्वास्थ्य राज्य मंत्री, संजीव बालियान कृषि राज्य मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे शिक्षा राज्य मंत्री, बंडारू दत्तात्रेय श्रम मंत्री, कलराज मिश्र लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री। मोदी मंत्रिमंडल के ये वो सुरमा हैं जो मोदी के सुर पर अपनी ताल नहीं बिठा सकते, इसलिए अब इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जी हां, इन सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए अब आपको इस्तीफा देने वालों की जुबानी ही इस्तीफे की कहानी सुनवाते हैं। यदि पार्टी निर्णय करती है तो उसके स्वाभाविक रूप से हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के निर्णय के साथ कोई कारण नहीं होता, ये निर्णय होता है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। मैं पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते पार्टी के आदेश का पालन करता हूं और पार्टी जैसा कहेगी वैसा मैं करूंगा। संगठन योजना करता है और हम लोग संगठन के सिपाही हैं। मैंने खुद अनुरोध किया नेतृत्व से कि बड़े राज्य में मुझे ज्यादा समय देना है, इसलिए मुझे इस दायित्व से मुक्त किया जाए। 3 लोग और इस्तीफा दिया है, 3 लोगों ने, इसका क्या असर पड़ेगा? कि मैंने आपका सवाल ही नहीं सुना। दिल्ली की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? सुना आपने, उमा भारती को छोड़ सबने अपनी स्थिति साफ कर दी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल का फॉर्मूला क्या होगा? P&N फॉर्मूले पर होगा कैबिनेट विस्तार। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के कामकाज के आधार पर एक एक्सेल शीट तैयार की गई है, जिसे P&N फॉर्मूले का नाम दिया गया है। इस एक्सेल शीट में जिन मंत्रियों का काम ठीक है, उनके नाम के आगे P यानी पॉजिटिव लिखा गया है, वहीं कई के नाम के आगे N यानी नेगेटिव लिखा गया है और जिनका N है उनकी मोदी मंत्रिमंडल में नो एंट्री है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल क्यों कर रहे हैं। दरअसल आगामी चंद महीनों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है। साथ ही मिशन 2019 की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस कैबिनेट विस्तार को आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं मोदी के नए मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है। विनय सहस्त्रबुद्धे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी की ओर से राय रखते हैं। एबीवीपी और आरएसएस से गहरा नाता है। ओम प्रकाश माथुर यूपी के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को कुशल संगठनकर्ता के तौर पर जाना जाता है। ये कई चुनाव अभियानों में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। भूपेंद्र यादव अभी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी है। उनके काम करने के तरीके की पार्टी में काफी तारीफ होती है। प्रहलाद जोशी लोकसभा के सांसद हैं। कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है।
हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है। सुरेश आंगड़ी कर्नाटक के बेलगाम से सांसद हैं। उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये जगह दी जा रही है। अश्वनी चौबे बिहार से बक्सर लोकसभा सीट से सांसद हैं और राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सत्यपाल सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और अब बागपत सीट से सांसद सत्यपाल सिंह को बीजेपी राज्य में जाट नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती है। हेमंत बिश्व शर्मा असम में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले हेमंत बिश्व शर्मा को बीजेपी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इनके अलावा जेडीयू सहित कई दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की चर्चा है। मुमकिन है कि मोदी के नए मंत्रिमंडल में एआईएडीएमके भी शामिल हो जाए। 2019 में पार्टी को एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए जाना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि जनता के बीच से उनके कामकाज को लेकर कोई सवाल खड़ा हो। कैमरामैन अनिल के साथ अनूप गुप्ता, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आपको बता दें, मंगलम बिल्डर्स और डेवलपर ग्रुप पर आयकर का शिकंजा कसा है। मंगलम बिल्डर्स की 38 बेनामी प्रॉपर्टी अटैच की गई। SC/ST की जमीनों को अवैध तरीके से मंगलम ग्रुप ने खरीदा था। आपको बता दें, अलवर जिले में खरीदी गई बड़े पैमाने पर जमीनें और बिहारी लाल, मंगलाराम, रामलाल वर्मा से ये बेनामी संपत्तियां खरीदी गई थी। आपको बता दें, अटैच की गई ग्रुप की ये बेनामी संपत्तियों की कीमत अरबों रुपए बताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अब तक इस कार्रवाई में सामने आया? देखिए नुपुर, अगर हम ये कहें कि जो बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ आयकर विभाग की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और राजस्थान में सबसे बड़ी बेनामी प्रॉपर्टी ये मंगलम ग्रुप जो बिल्डर्स और डेवलपर्स है इनकी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तमाम संपत्तियां खरीदी गई हैं ये नियम विरुद्ध खरीदी गई हैं। SC/ST की जमीनों पर खरीद के लिए जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और ये इनको इन सभी को नियमों को दरकिनार करके और इनके अदालत के आदेशों को दरकिनार करके मंगलम बिल्डर ने प्रॉपर्टी अटैच की थी। मंगलम बिल्डर पर इनकम टैक्स ने जब सर्च की थी तो बहुत बड़े पैमाने पर मंगलम बिल्डर्स की बेनामी संपत्तियां सामने आई हैं और इनकी कीमत लगभग जो है 3000 करोड़ के आसपास जो आकी जा रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो ये अलवर जिले में जो बेनामी संपत्तियां हैं मंगलम बिल्डर्स की, इन तमाम संपत्तियों को अटैच किया है। कुल लगभग जो 38 बेनामी जो ऐसी जमीनें हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर हैं, जो कई हेक्टेयर्स में एक एक जमीन है, तो इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच किया है। तो निश्चित तौर पर जो प्रॉपर्टी के खिलाफ, बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ ये राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिनकी DLC जो रेट है वो बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है, जबकि वास्तविक कीमत इनकी लगभग 20 गुना DLC रेट से ज्यादा होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में मंगलम ग्रुप के जो मालिक हैं उनको भी नोटिस जारी किया है और जो कानूनी कार्रवाई है वो अब शुरू कर दी है। जी नुपुर जी, ये बताइए कि ये कार्रवाई कब शुरू हुई और कहाँ पर इनकी बेनामी संपत्ति मिलने की सूचना मिल रही है? देखिए नुपुर, जिस तरीके से हमारी जो आयकर अधिकारियों से जो बात हुई है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया कि अलवर जिले में मंगलाराम और एक वर्मा हैं और एक जो मीणा, 3 ये लोग हैं जिनके नाम से ये बेनामी एक्चुअली तो इस सच्चाई का पता तो तब चलेगा जब इन तीनों बेनामीदार जो लोग हैं, जो SC/ST के बताए जा रहे हैं, इनको बुलाया जाएगा कि क्या वास्तव में इन्होंने ये जमीन खरीदी है, इन्होंने बेची है। क्योंकि जमीन की खरीद फरोख्त में जिस तरीके से बिल्डर्स और डेवलपर्स जो इन्वेस्टिगेशन में दस्तावेज मिले हैं उससे ये पता चलता है कि खरीद फरोख्त में किसी तीसरे व्यक्ति को मोहरा बनाया जाता है, ये सिर्फ इनका नाम यूज किया जाता है और इस तरीके की दस्तावेज भी आयकर विभाग को मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये संपत्तियां हैं अलवर जिले और जयपुर के आसपास की संपत्तियां हैं जो कि बहुत बेशकीमती हैं, जहां पर जो डेवलपर्स प्रोजेक्ट यहाँ पर बनने थे, कई औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण यहाँ पर होना था, तो इनकी जो अलवर जिले की जो आयकर विभाग की जो विंग है वहां से भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी राकेश, मतलब कि ये कहा जा सकता है कि अब इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो जारी है और इस कार्रवाई में क्या कुछ बड़े खुलासे और भी सामने आ सकते हैं
तो ये देखने वाली बात होगी। जी राकेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने आईटीबीपी के जवानों के लिए योगा कैंप लगाया है और आज सुबह बाबा ने आईटीबीपी के जवानों को कई प्रकार के योगासन भी सिखाए। आपको बता दें, बाबा रामदेव के मुताबिक योग से जवान फिट रहेंगे। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर बाबा रामदेव योगा सिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें बाबा रामदेव योगासन करते हुए दिख रहे हैं और 3 तस्वीरें जिसमें सभी लोग बाबा रामदेव के योगासन को देखते हुए योगासन कर रहे हैं। चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पहली तस्वीर में बाबा रामदेव योगासन कर रहे हैं और बाकी की 3 तस्वीरें जिसमें बाबा रामदेव को देखते हुए सभी जवान योग कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने नोएडा में आईटीबीपी के जवानों के बीच योग किया और जवानों से भी कई तरह के योग के आसन करवाए। इसमें जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस मौके पर रामदेव के योग के फायदे भी बताए गए और कहा कि इससे जवान फिट रहेंगे। 4 कैमरों से आप योग की ये तस्वीरें देख रहे हैं कि योग गुरु किस तरीके से जवानों के बीच योगासन कर रहे हैं। और जवानों के साथ योग शिविर के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शंकर आनंद। बाबा रामदेव इस वक्त में आईटीबीपी के जवानों के साथ में है और यहाँ पर बाबा रामदेव जो है आईटीबीपी के जवानों को योगा सिखा रहे हैं। और इस वक्त में मैं ग्रेटर नोएडा स्थित जो सूरजपुर स्थित जो इनका आईटीबीपी का कैंप है, इस जगह पे है जहाँ पे बाबा रामदेव को आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवानों के साथ आए हैं और आईटीबीपी के जवानों को बाकायदा वो योगा सिखा रहे हैं। इस आप देख सकते हैं हमारे सामने खुद आईटीबीपी के डीजी आर.के. पचनंदा हैं, उनके साथ साथ तमाम जो आईटीबीपी के जवान हैं वो यहाँ पर योगा कर रहे हैं और कई यहाँ पे हजारों के तादाद में यहाँ पे लोग जो है जो आईटीबीपी के जवान जो हैं बाकायदा वो योगा करने के लिए आए हैं। और योगा के बारे में आइए हम कुछ बात करते हैं। हमारे साथ में योगा गुरु भी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा हमारे साथ में हैं। डॉक्टर संजीव, ये बताइएगा कि योगा जो चल रहा है इसके बारे में किस तरह से जवानों को बिल्ड किया जा रहा है? सर, लोगों को एक इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोगों को ये लगेगा कि योग करने से उनके अंदर देश के प्रति अपनी देश सेवा के लिए बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। और जहाँ तक कि बाबा रामदेव जी जहाँ आ जाएं उनके अंदर देश के प्रति बहुत सम्मान और बहुत देशभक्ति भरी हुई है। उनको बूस्ट अप करने के लिए यहाँ वो आए हैं, जैसे कि हमारे जवानों को ये ना लगे कि हम खाली वो अकेले नहीं हैं, पूरे देशवासी उनके साथ हैं, पूरे तरीके से वो अपना देश की सेवा करते रहें। अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो बाकायदा यहाँ पे योगा कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो अगर आईटीबीपी की बात करें तो ये काफ़ी ऊंचाई पे बाकायदा ये तैनात होते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे बाकायदा ये रहते हैं और उस जगह पे किस तरह से अपने शरीर शारीरिक और साथ साथ मानसिक जो मजबूती है बाकायदा वो किस तरह से लाया जाए उसको उसमें बाकायदा योगा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। और अगर बात करें तो तकरीबन 34,800 से ज़्यादा किलोमीटर जो है उस जो सीमा रेखा है जहाँ पे आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं, वहाँ पर अगर बर्फीले क्षेत्र पे अगर योगा किया जाए तो निश्चित तौर पे इनके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। लिहाजा बाबा रामदेव जो है इन जवानों के साथ में आए और यहाँ पर आकर योगा की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, ETV न्यूज़, दिल्ली।